नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु की महादशा का क्या फल होता है। मतलब जब भी जातक के जीवन में राहु की महादशा आती है तो क्या उसका शुभ परिणाम होता है और क्या उसका अशुभ परिणाम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा जो है लगभग 18 वर्षों तक रहती है। 120 वर्ष की जो विंशोत्तरी महादशा होती है उसमें 18 वर्ष की जो महादशा होती है वो होती है राहु की, और यह चौथे नंबर का ग्रह है। मतलब सबसे पहले महादशा आएगी सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, और उसके बाद जो आती है चौथी महादशा राहु की। ये राहु बहुत ही मायावी ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को छाया ग्रह कहा गया है और इसकी कोई वास्तविक सत्ता अन्य ग्रहों की अपेक्षा नहीं है। जिस तरह से सूर्य, चंद्र इत्यादि का भौतिक पिंड है, ठीक वैसे ही राहु का कोई भी भौतिक पिंड नहीं है, राहु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसी कारण से आचार्य वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहज्जातकम में राहु की महादशा का कोई भी फल उल्लेख नहीं किया है। राहु को उन्होंने ग्रह के रूप में स्वीकार किया है और कुछ स्थानों पर उन्होंने इसको शुभ अथवा अशुभ दोनों रूपों में बताया है, लेकिन दशा अध्याय में उन्होंने राहु के शुभाशुभ दशाओं का वर्णन नहीं किया है, और राहु से जो आयुर्दाय का हम साधन करते हैं वो भी उन्होंने नहीं बताया। मतलब आयुर्दाय साधन के प्रसंग में ग्रहण नहीं किया है। किंतु बृहत पाराशर होरा शास्त्रम, जिसके प्रणेता है आचार्य पाराशर ऋषि, उन्होंने सूर्य, चंद्र इत्यादि के सहित राहु और केतु को भी अपने विंशोत्तरी महादशा में स्थान दिया हुआ है। तो ये राहु बहुत ही मायावी है, और आचार्य पराशर की यदि हम माने तो राहु का फल जो होता है वो स्थान के अनुसार होता है, अथवा जिस ग्रह के साथ होता है उसके अनुसार होता है, अथवा जिस राशि में है उस राशि के जो स्वामी होते हैं उसके अनुसार होता है। राहु का कोई अपना एक वास्तविक स्वरूप नहीं होने के कारण वह जिसके साथ रहता है उसके गुणधर्म को वह अपना लेता है। वस्तुतः यह एक मायावी ग्रह है और इसको कहते हैं सिंहिका का पुत्र। मतलब सिंहिका राहु की माता थी, जिसका अर्थ होता है शेरनी। तो ठीक वैसे ही गुण राहु में भी होते हैं। मतलब शेर के समान उद्यमी होता है, पराक्रमी होता है, हिंसक होता है और बहुत ज़्यादा क्रूर होता है। तो ये राहु का फल होता है। अब हम बात कर लेते हैं राहु अपना फल देता कैसे है। मतलब हमें कैसे यह पता चले कुंडली देखकर कि राहु हमारा शुभ है अथवा राहु हमारा अशुभ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राहु जन्म कुंडली में कौन से भाव में बैठा है। ये देखिए, ये हमारा प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये जो स्थान होता है, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती है। वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न हो सकता है, कर्क लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राहु के हमें दशा फल के लिए कि राहु हमारा कौन से स्थान में है। केंद्र स्थान का राहु अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान होता है, विष्णु स्थान, त्रिकोण स्थान होता है, अथवा इसको हम लक्ष्मी स्थान, विष्णु स्थान केंद्र को कहें, अथवा इसको हम लक्ष्मी स्थान कहें तो भी बात सही है। दोनों ही लक्ष्मी नारायण के स्वरूप होते हैं। तो केंद्र स्थान हमारा शुभ होता है। तो केंद्र स्थान में आपका राहु है तो पहली दृष्टिया, प्रथम दृष्टिया ये राहु आपका शुभ हुआ। देखिए, राहु के महादशा का फल कहते समय हमें भाव का भी ध्यान रखना पड़ता है, किस ग्रह के साथ है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी राशि में है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, किस ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, गोचर में राहु की पोजीशन क्या है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कम से कम 6-7 बातों का जब हम ध्यान रखते हैं, वो ये 6-7 सूत्र हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, तो ही उस राहु से संबंधित शुभ अथवा अशुभ फल हम बता पाते हैं। वस्तुतः राहु एक अत्यंत मायावी ग्रह है, बहुत ही उन्मादी प्रकृति का ग्रह है, और इसका कोई वजूद नहीं होने के कारण व्यक्ति को भी वैसा बनाता है। राहु में इतना सामर्थ्य अवश्य है कि वो यदि अपने पर आ जाएगा तो करोड़पति भी बना देगा, और राहु में इतना सामर्थ्य भी है कि वो आपको रोडपति भी बना देगा। मतलब अर्श से फर्श तक का सफ़र जो है राहु तय कराता है। तो दोनों गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि राहु कौन से स्थान में बैठा हुआ है। दूसरा हमें ये देखना है कि किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। मान लीजिए लग्न में यहाँ पर हम राहु लिख देते हैं और शुक्र लिख देते हैं, तो राहु जो है उस शुक्र का गुण अपना लेगा।
क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य पराशर ने कहा है कि यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। मतलब राहु और केतु के संबंध में सामान्य ही होता है कि यद्यद भाव गतौ वापि, मतलब जिस जिस भाव में गए हुए हों उस भाव के गुण धर्म को वो अपना लेते हैं। यद्यद भावेश संयुतौ, अथवा जिस भाव के अधिपति के साथ है उस भाव के अधिपति के गुण को अपना लेंगे, अथवा उस राशि का जो स्वामी है, मतलब कोई ग्रह है उस ग्रह के साथ है तो उसके गुण को वो अपना लेते हैं। दृष्टि भी उसमें बहुत ही प्रतिकूल अथवा अनुकूल फल देती है। तो इन 5-6 बातों का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो राहु का महादशा का फल हमें कैसे करना है ये आ जाएगा। त्रिकोण स्थान, केंद्र स्थान का राहु बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त तृतीय भाव का, षष्ठ भाव का और एकादश भाव का राहु अत्यंत अच्छा माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। देखिए वस्तुतः राहु का जो नैसर्गिक स्वभाव है ना, वो है उग्र प्रकृति का। तो जब भी राहु की महादशा आपके कुंडली के अनुसार शुरू हो जाएगी, भले ही वो शुभ स्थिति में क्यों ना हो, मतलब अपने उच्च राशि का हो, जैसे मान लीजिए राहु की उच्च राशि होती है वृषभ और अपने मित्र की राशि का हो, जैसे कुजवत केतु और शनिवत राहु कहते हैं, तो राहु का फल शनि के जैसा होता है। तो शनि के जो मित्र शत्रु हैं, ठीक वही मित्र शत्रु राहु के भी होंगे। तो राहु की उच्च राशि होती है वृषभ और इसकी अपनी राशि, मतलब इसका अपना घर होता है कन्या, मतलब बुध की राशि जो होती है वो अपनी राशि राहु को दिया है, तो इसलिए बुध के साथ राहु की बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि बुध ने ही उसको अपना मित्र माना है। तो मिथुन राशि में भी राहु का फल बहुत ही अच्छा होता है। और राहु जो है कर्क राशि का मूल त्रिकोण होता है। कर्क राशि जो होती है चंद्रमा की राशि, राहु जो है किसी दूसरे पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करता है। जब अमृत मंथन हुआ और अमृत कलश निकला तो उसे देवता और दानवों में युद्ध हुआ उसको लेकर के, तो राहु ने देखा कि छल के द्वारा असुरों के मुख में न जा करके देवताओं के मुख में अमृत पिलाया जा रहा है। तो उसको देखा किसने, चंद्रमा ने ऐसा कृत्य करते हुए राहु को देख लिया। तो राहु अपना प्रतिशोध लेने के लिए चंद्रमा के घर को, मतलब कर्क राशि को अपना मूल त्रिकोण मानता है और चंद्रमा की ही उच्च राशि वृषभ को अपना भी उच्च मानता है। तो राहु की महादशा जब भी व्यक्ति के जीवन में शुरू होती है तो व्यक्ति उच्च पद का बहुत ही अभिलाषी हो जाता है, भौतिक संसाधनों की बहुत ही महत्वाकांक्षा उसके अंदर होने लगती है, रॉयल लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने की बहुत उत्कट इच्छा उसके अंदर होने लगती है, जो भी सांसारिक संसाधन है उसको प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है, कूटनीति का वो विशेष जानकार होने लगता है, मतलब किसी दूसरे को कैसे परास्त करना है अपनी कूटनीतियों के द्वारा, अपने इच्छा शक्ति के द्वारा, अथवा अपने परिश्रम से अथवा अपनी बुद्धि से किसी सामने वाले को कैसे परास्त करना है, ये राहु बहुत ही अच्छे से सिखाता है। और राहु की विशेषता ये है कि सब कुछ करा देगा लेकिन वो सम्मुख नहीं आएगा, मतलब आपके द्वारा कोई षड्यंत्र रचा जाएगा लेकिन उसमें आपकी सहभागिता नहीं है ऐसा दूसरे लोग समझेंगे। तो कूटनीति का माहिर होता है राहु। राहु की महादशा जब भी आएगी अथवा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति के व्यवहार में बहुत परिवर्तन होने लगता है। सबसे पहले वो चिड़चिड़ापन होने लगेगा, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा। राहु यदि अच्छी राशि में है, जैसे मान लीजिए मीन राशि में राहु है, मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति तो अच्छा ग्रह है लेकिन राहु का अपना एक नैसर्गिक गुण होता है। तो नैसर्गिक गुण होने के कारण यदि शुभ राशियों में राहु है तो भी व्यक्ति को प्रभावित करेगा, उसके स्वरूप को, उसके विचार को, उसके विचारों को प्रतिकूल बनाने की चेष्टा करेगा। आरंभ के समय में, मतलब राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा तो शुभ राशि में राहु के रहने के पश्चात भी वो विकृत मानसिकता वाला, विकृत चेष्टा करने वाला राहु जो है बनाता है उस जातक को। धीरे धीरे उस राशि के स्वामियों का गुण वो अपने अंदर समाविष्ट करने लगता है। बाद में जाकर के, मतलब इसके उत्तरार्ध की महादशा जो है वो उस राशि के स्वामी के अनुरूप होने लगती है। लेकिन शुरू की महादशा का यदि हम देखें 9 वर्ष अथवा लगभग 6 वर्ष, 1/3, तो वो अपने अनुसार ही चलने की कोशिश करेगा।
तो राहु की महादशा जब भी आएगी तो व्यक्ति ईगोइस्टिक होने लगेगा, कोई भी बात अपने ऊपर लेने लगेगा, गुप्त रूप से कोई ऐसा काम अवश्य करने लगेगा जिससे उसको आर्थिक लाभ हो, अथवा गुप्त रूप से कोई न कोई चीज़ें वो जरूर करेगा जिस भाव में राहु बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए राहु छठे भाव में बैठा हुआ है तो गुप्त रूप से कोई न कोई शत्रु को नष्ट करने की वो चेष्टा करेगा, अथवा उसका जो विरोधी होगा उसको समाप्त करने की वो चेष्टा करेगा। तो राहु जब भी आता है तो गुप्त रूप से मंत्रणा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में उस भाव से संबंधित, जैसे मान लीजिए दशम भाव में यदि राहु है तो दशम भाव में यदि राहु है तो व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन कुछ कार्य अपने जीवन में ऐसा अवश्य करेगा जो गुप्त रूप से हो, मतलब प्रकट रूप में न हो। जैसे मान लीजिए राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव होता है हमारा विवाह का, हमारे लव मैरिज का। तो ऐसा राहु व्यक्ति के जीवन में प्रेम तो कराएगा लेकिन गुप्त रूप से प्रेम कराएगा, मतलब विवाह होने के पश्चात भी उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है लेकिन वो पता नहीं चलेगा। पंचम में राहु है तो गुप्त रूप से एक संतति भी हो सकती है। तो जहाँ पर जिस भाव में यदि राहु बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित कोई न कोई गुप्त मंत्रणा अवश्य कराता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगे। ऐसे लोग जो है ना उनको सर की बीमारी बहुत ज़्यादा होने लगती है, मतलब डिप्रेशन में जाने लगते हैं, उन्माद होने लगता है, अग्रेसिव होने लगते हैं, मनोविकार होने लगते हैं, सिजोफ्रेनिया जो मानसिक बीमारी होती है वो होने लगता है, चिड़चिड़ापन बहुत होने लगता है, माइग्रेन की समस्या होने लगती है, दांतों को लेकर के भी समस्या होने लगती है। राहु अस्थि का भी कारक होता है, हड्डियों का भी कारक होता है, तो कमर में अथवा जो ज्वाइंट्स हमारे हैं उनमें परेशान अवश्य करने लगता है, भले ही किसी भी वो भाव में हो। यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो निश्चित रूप से शारीरिक नुकसान करेगा। छठे का राहु आपका लाभप्रद होता है, होने के बावजूद भी वो आपको शारीरिक कष्ट, शत्रु, रोग, ऋण, इन सबको वो अवश्य प्रदान करेगा। तो देखिए राहु बहुत ही मायावी ग्रह है, उसको पार पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से वो आपको करोड़पति बनाएगा, लेकिन करोड़पति बनाने के लिए शर्त यही है कि आपकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए, मतलब कोई ग्रह आपका राजयोग कारक अवश्य होना चाहिए, तो ही वो राहु आपको करोड़पति बनाएगा। अर्श से लेकर फर्श तक और फर्श से लेकर अर्श तक का जो सफ़र है वो राहु तय कराता है। बहुत ही मायावी होता है, बहुत ही कूटनीति विशेषज्ञ होता है। इसलिए कहते हैं राहु से संबंधित जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स में हो गए, या उनका जो क्षेत्र होता है टेक्निकल फील्ड जो होता है, डाटा एनालिसिस होता है, डीप चीज़ें जो होती हैं उसमें होता है राहु। चूँकि गुप्त विद्याओं का भी बहुत बड़ा कारक होता है, तो ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, पैरा एक्सपर्ट जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं उनके रूप में, गुप्त शक्तियों के ज्ञाता के रूप में भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसे लोग पारलौकिक चीज़ों से उनका संपर्क होता है, मतलब पराशक्तियों से उनका संपर्क होता है। यदि वो किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो वो राहु गुप्त रूप से वो बहुत उनको लाभ देता है। तो राहु की महादशा में बहुत ही अच्छे भी परिणाम प्राप्त होते हैं, बुरे भी परिणाम प्राप्त होते हैं। शर्त यही है कि राहु की स्थिति कहाँ पर बैठे है, राहु कहाँ पर है, कौन सा उसको ग्रह देख रहा है, किस राशि में है, ये सारी चीज़ें देखने के पश्चात ही आप उसके शुभाशुभ फलों का वर्णन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने राहु से संबंधित जो कमेंट हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित कीजिएगा। राहु से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है अथवा क्या आपका नुकसान हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर सूचित कीजिएगा। नमस्कार।